हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है और इसमें भी हमारी क्लास कम से कम 15 क्लास हैं जो कि करवा चुकी हूँ मैं। और बहुत ही अच्छी ये सीरीज है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर। इसके अलावा हम हिंदी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस क्लास से भी आप ज़रूर जुड़िए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस क्लास को देखें प्लीज़ वो एक बार आज मैंने जो पोस्ट डाली है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। बस इतना मेरे लिए कर देना। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। पहली पीढ़ी से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग की गई निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का, यानी कि ए से डी तक जो भी प्रौद्योगिकी दे रखी हैं उनका आपको सही क्रम बताना है, ठीक है। पहली पीढ़ी से जो कंप्यूटर हैं, आप जानते हैं कंप्यूटर की 5 पीढ़ी आ चुकी हैं, तो इनमें से पहली पीढ़ी से लेकर चौथी पीढ़ी जो चल रही है उसमें जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है, उसमें बताना है आपको कि ये कौन सी पीढ़ी की विशेषता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि एकीकृत परिपथ, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, निर्वात नली, वैक्यूम ट्यूब जिसे बोलते हैं, तो ये कौन सी पीढ़ी में आई थी। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं एकीकृत पथ यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये किस पीढ़ी की विशेषता है। तो इसकी बात करें तो ये तीसरी पीढ़ी में रही है। ये किस में रही है? ये थर्ड पीढ़ी में रही है, ठीक है। थर्ड पीढ़ी की ये विशेषता है। माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर ये चौथी पीढ़ी की विशेषता है, ठीक है, फोर्थ पीढ़ी की विशेषता है माइक्रो प्रोसेसर। ट्रांजिस्टर की अगर बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा सेकंड पीढ़ी में रहा है, ठीक है, सेकंड पीढ़ी में रहा है। वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली, ये हमारी किस पीढ़ी की विशेषता है? वैक्यूम ट्यूब, तो ये फर्स्ट पीढ़ी की विशेषता है, ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी की विशेषता है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन है जो सही आएगा। पहले हमारा डी होना चाहिए, डी के बाद सी आएगा और सी के बाद ए, ठीक है, DCAB, ये हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार और आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है वो वर्तमान में चल रही है, लेकिन जो इसकी पांचवी पीढ़ी है ना उसका भी विकास हो चुका है। आप ये मत सोचना कि पांचवी पीढ़ी अभी नहीं आएगी, पांचवी पीढ़ी का विकास हो चुका है। हाँ, अभी तक हम जो चौथी पीढ़ी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो एकीकृत परिपथ, इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी कंप्यूटर आता है ना यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है। एकीकृत पथ यानी कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स है ये थर्ड पीढ़ी की विशेषता है। थर्ड पीढ़ी में आया था, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ, ट्रांजिस्टर सेकंड और निर्वात नली वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट पीढ़ी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची यहाँ पर मिलान करना है। तो एक तरफ आपको दे रखा है ऑनलाइन अधिगम मंच, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो मंच होता है वो दे रखा है, और एक तरफ दे रखा है उनकी विशेषताएं। उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? स्वयं। स्वयं का नाम बहुत बार सुना होगा, स्वयं की फुल फॉर्म भी पढ़ा चुकी हूँ मैं। मैंने थ्योरी पढ़ाई है इस पेपर फर्स्ट के लिए। अभी पेपर में टाइम है, अगर आप एक बार थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, नए जुड़े, आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में थ्योरी की कुछ क्लासेज हैं और इतने शॉर्ट नोट में मैंने वो पढ़ाई हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप वहाँ से एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। तो स्वयं की अगर बात करें तो स्वयं क्या की क्या विशेषताएं हैं? तो ये क्या करता है? भारतीय विश्वविद्यालयों में निशुल्क पाठ्यक्रम, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालयों से निशुल्क पाठ्यक्रम का ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है यहाँ पर उद्यमी। अब उद्यमी की विशेषता क्या है? तो ये क्या करता है? विभिन्न विषयों पर सशुल्क पाठ्यक्रम, विभिन्न विषयों पर सशुल्क यानी कि शुल्क लिया जाता है, ये निशुल्क नहीं है। निशुल्क का मतलब फ्री होता है और सशुल्क जिसमें फीस लगती है। तो सशुल्क पाठ्यक्रम किसमें? उद्यमी। स्किल शेयर की अगर बात करें तो स्किल शेयर की क्या विशेषता है? तो ये सृजनात्मक और उद्यमिता विषयों पर सशुल्क, ठीक है, सृजनात्मक और उद्यमिता विषयों पर सशुल्क। इसके बाद आता है खान अकादमी। तो खान अकादमी क्या करता है? के से लेकर 12 तक, के का मतलब है जो LKG UKG वाले बच्चे होते हैं उनके लिए, उनसे लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों के लिए वीडियो व्याख्यान और अनुक्रियात्मक अभ्यास करवाता है, ठीक है। जो खान अकादमी है ये क्या करता है? के से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए वीडियो और अनुक्रियात्मक अभ्यास करवाता है। तो इनकी जो विशेषताएं हैं आप इनको एक बार आमने सामने लिख लेना, कहीं पर जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, इनको समझ लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार रखें। यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालयों के नाम दे रखे हैं यूनिवर्सिटीज़ के,
तो इसमें उनकी स्थापना कब हुई है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो हम देखते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1969 में, ठीक है, जिसे JNU के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू कब स्थापित होता है? 1969 में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना बहुत पहले होती है 1887 ईस्वी में, ठीक है, 1887 में। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय ये 1922 में स्थापित होता है, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय कब होता है? 1922 में। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें सी आना चाहिए, और सी हमारा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, CADB, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 में होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1922 में। ये वही 1922 का समय जब चौरा चौरी कांड हुआ था, है ना, इतिहास आप पढ़ते होंगे। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या है जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसकी जगह पर कौन सी संख्या हमें आनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं, देखो 1 दे रखा है, फिर 3 है, फिर 6, फिर 10। अब आप इसमें देखिए कौन सा लॉजिक लगाओ, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, माइनस तो होगा ही नहीं क्योंकि ज़्यादा दे रखा है। तो ऐड का जो लॉजिक है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इससे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, 10 और 15 में 10 + 5 15 हो गया, 5 + 6 21 हो गया। तो 21 में हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, सॉरी 7। तो 21 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, ठीक है, 28 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और 28 में आप 9 प्लस करके देख लेना तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है, 36 आना चाहिए। मतलब हमने 7 प्लस किया है ना यहाँ पर, हाँ, तो इसमें 8 प्लस करना है, सॉरी 8 प्लस करना है, ठीक है। तो ये लॉजिक इसमें लगा हुआ है ऐड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि के चरों को छोड़कर अन्य बाह्य चरों को व्यवस्थित तरीके से दूर किया जाता है? इनमें से किस प्रकार, कौन सा अनुसंधान है जिसमें अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि के चरों को छोड़कर अन्य बाह्य चरों को व्यवस्थित तरीके से दूर किया जाता है? तो ये कौन सा है? क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक अनुसंधान, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या कोरिलेशनल रिसर्च, सह संबंधात्मक अनुसंधान। कौन सा अनुसंधान है ये बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि प्रयोगात्मक जो अनुसंधान होता है उसमें अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि के चरों को छोड़कर अन्य बाह्य चरों को व्यवस्थित तरीके से दूर किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है। मेरी जो मेहनत है वो सफल हो भी रही है, नहीं हो रही है, वैसे मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं हो रही है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को फ़ायदा हो जाए वही काफ़ी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, सपोर्ट करें। बस मैंने आज यही पोस्ट में डाला है कि मैं बहुत, मतलब देखो इतना परेशानी तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ परेशान हूँ, कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मैंने सारे अपने वादे पूरे नहीं किए। लेकिन अब आपको जो क्लास है वो निश्चित टाइम पर डेली मिलेगी। जो भी मैंने उसमें पोस्ट में लिखा है वो ज़रूर मैं कंप्लीट करूँगी, तो आप उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा प्लीज़, और मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने पढ़ा है और आपको कैसे लगा है। ऑनलाइन मीडिया के स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन तत्व से क्या उत्पन्न होना संभव हो पाया है? ऑनलाइन मीडिया के स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन तत्व से क्या उत्पन्न होना संभव हो पाया है? गुणवत्ता युक्त सूचना की सीमित मात्रा, प्रयोक्ता विशिष्ट सूचना, जटिल दार्शनिक सूचनाएं, अविशिष्ट सामान्य सूचना। तो यहाँ पर आएगा प्रयोक्ता विशिष्ट सूचना, ठीक है। ऑनलाइन मीडिया के स्वचालन तत्व से प्रयोक्ता विशिष्ट सूचना का उत्पन्न होना संभव हो पाया है। स्वचालन किसे कहते हैं? अपने आप में होने वाली क्रिया को स्वचालन कहा जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताना। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी शॉर्ट ही मैं क्लास लूँगी ताकि आप लोग इंटरेस्ट से देख सको, है ना, और उसको पसंद भी कर सको।
तो नीचे दो कथन दिए गए हैं। प्रत्येक माध्यम का अपना व्याकरण नहीं होता है। प्रत्येक मीडिया व्याकरण कालक्रम से विकसित हुए हैं और इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। तो प्रत्येक माध्यम का अपना व्याकरण नहीं होता, ये है इसमें रॉन्ग। ठीक है, ये इसमें गलत है पहले वाला। प्रत्येक मीडिया व्याकरण कालक्रम से विकसित हुए हैं और इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये वाला हमारा करेक्ट है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक की मानवीय रक्त के हीमोग्लोबिन से अत्यधिक सशक्त संबद्धता है? कौन सा ऐसा वायु प्रदूषक है जिसकी मानवीय रक्त के हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा सशक्त संबद्धता रहती है? हमारा सीधा मतलब रक्त में जाकर के कौन सा मिल जाता है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हमारे वाहनों के धुआं से भी यही निकलती है। और हमारे घर में अगर कहते हैं ना, अगर एक बंद कमरे में अगर आप बैठ गए और अंगीठी उसमें जल रही है, धुआं हो रहा है, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सीधे ही निकलकर हमारे रक्त में प्रवेश कर जाती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ हमें लेखक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के नाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाणिनि। पाणिनि की पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो बहुत बार सुना होगा आपने। पाणिनि ने क्या लिखा है? तो ये लिखी है अष्टाध्यायी। पाणिनि की कौन सी है? अष्टाध्यायी। भर्तहरि, भर्तहरि की पुस्तक का क्या नाम है? तो ये है वाक्यपदीय। ठीक है, वाक्यपदीय। कनाद की जो पुस्तक है, कनाद की पुस्तक का नाम है वैशेषिक सूत्र और पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। ठीक है, पाणिनि, अष्टाध्यायी, भर्तहरि, वाक्यपदीय, कनाद, वैशेषिक सूत्र, पतंजलि, महाभाष्य। अब आप चाहें तो इसको मिलान भी कर सकते हैं। मतलब क्या आना चाहिए? फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, है ना, यही इसका आंसर आएगा। फोर्थ किस में दे रखा है? तीनों में दे रखा है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। इसका बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में पूरा करता है और बी उस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। तो एक साथ मिलकर अगर वे दोनों कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूर्ण कर पाएंगे? कितने दिन में पूर्ण कर पाएंगे? तो सबसे पहले देखते हैं, देखो इसको करने का जो तरीका है वो देख लेते हैं। ए के द्वारा कार्य को पूरा करने में जो लगा समय है, समय बताना है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग करता है कितने दिन में? 4 दिन में। तो इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में उसने कितना काम किया है? ठीक है, जो समय है वो कितना लगाया है, तो यानी कि 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12 दिन हो जाएंगे। 12 दिन में उसने ये काम किया है। और इसके बाद बी के द्वारा अगर 3/4 भाग को करने में जो लगा समय वो कितना आ जाएगा? 15 दिन में किया है ना उसने। कितने दिन में किया है? 15 दिन में पूरा कर रहा है 3/4 भाग। तो इसको हम क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो यानी कि 3/4 है ना, तो उसको हम उल्टा कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 से। और 3 5 जा 15, यानी कि 5 4 जा कितना हो गया? 20। यानी कि 20 दिन में पूरा कर रहा है बी उस काम को। 20 दिन में पूरा कर रहा है और ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं ए और बी के द्वारा अगर कुल मिला दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे, एक दिन का कार्य कितना हो गया? तो एक दिन का कार्य निकाल लेंगे ऐसे करके 1/20। और इन दोनों को जब हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, है ना, पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैं शॉर्ट में ही करूँगी यहाँ पर 30। इन दोनों का मतलब एलसीएम वगैरह निकाल के ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इतना भाग है वो एक दिन में कर रही हैं। ठीक है, दोनों मिल करके जब कर रही हैं तो इतना भाग करे दे रहे हैं। इसके बाद उनके द्वारा समय कितना लिया गया है, यानी कि 4/30 को वो एक दिन में पूरा कर रहे हैं। अब हमें बताना क्या है, जो क्वेश्चन है उसमें कितने दिन में पूर्ण करेंगे? एक साथ मिलकर अगर पूरा कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, मतलब जो 30/4 है इसको कर लेंगे उल्टा, और उल्टा करके इसको कर देंगे सॉल्व, यानी कि 2। और यहाँ पे आ जाएगा 15। 15 को 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको हो सकता है समझ में आ भी गया हो। जिनका मैथ अच्छा होता है उनको तो समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमें उल्टा सिखा सकते हैं। लेकिन जिनका मैथ मेरी तरह कमज़ोर है उनके लिए तो बस इतना ही है कि आप जो शॉर्ट तरीका है उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कर लीजिए, तो वहीं से ही आपका बेड़ा पार हो जाना है ना। जैसे मेरा भी हो गया, आपका भी हो जाएगा। तो चलते हैं, बस आप आज के लिए इतना ही है। कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर एक बार पढ़ के मुझे बताना आपको कैसा लगा है मेरा विचार।
और आगे से आपको क्लासेस टाइम से ही मिलेगी। सुबह की ये क्लास 11:30 बजे आप तक पहुंच जाएगी और शाम वाली जो हिंदी की क्लास है वो आपको 5:30 बजे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मुझे और कोई क्लास लेनी होगी तो वो मैं आपको बता दिया करूँगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।